Okay, yes, everyone, first of all, very good morning and good morning online. I hope I'm perfectly audible, बच्चों. No issues in voice, video, etc. Okay, so let's start बच्चों. हम लोगों का डिस्कशन क्या था लास्ट 2 डेज में. फर्स्ट क्विकली अपन रिकैप करेंगे. ओके, अच्छा, अर्ली बर्ड वाले भी है बच्चे. हाँ, अभी रिवीजन क्योंकि आपकी क्लास नेक्स्ट है ना. यस. तो हम लोगों का ये डिस्कशन था कि सबसे फर्स्ट पावर कहाँ से आता है. कोई भी लॉ बनाने का, इवन टैक्स लॉ लगाने का पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से. बनाता पार्लियामेंट है, चलाती गवर्नमेंट है, एंड मिनिस्ट्री को हैंड ओवर कर रखा है. मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं एक्सपर्ट्स की टीम, दैट इज सीबीडीटी, एंड सीबीडीटी के अंदर आती है आर्मी ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर्स विच इज कंसिडर्ड एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि 18 रीजन में डिवाइडेड है. ठीक बच्चे. फिर मैंने आपको बताया था कि आपको टैक्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए लॉ का. तो लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड एक्ट इज अ नैरोअर टर्म. इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉज एंड दी बजट्स. ठीक बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था. फिर हम लोग आगे बढ़े थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें ना इनकम टैक्स के अंदर पढ़ना क्या क्या है. इनकम टैक्स का सिलेबस पूरा आपको बताया गया था. बच्चे, इनकम टैक्स के सिलेबस के अंदर चैप्टर्स के नाम लिखवाए, मार्क्स बतवा दिए थे कि कौन से मार्क्स का आ सकता है. एंड मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, जो अपन को 20 नंबर स्कोर करने हैं वो इजीली कैसे स्कोर किए जा सकते हैं, वो चैप्टर्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे. बच्चों, आज से हम लोग कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एंड हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही कल कहा था कि क्लास में हमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. एंड बेटा, इस तरीके से वो पूरे हैंड रिटन नोट्स रहने वाले है ना. इट विल बी लाइक दिस. तो ये हैंड रिटन नोट्स है, आप खुद आराम से लिख सकते हो. क्लास में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. बच्चों, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 1. कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दूंगा, है ना. सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. बच्चों, इसका नाम है, इसका शॉर्ट, इसको बोलते हैं, इसको मार्जिनल नोट बोलते हैं. उस सेक्शन का नाम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल नोट. तो सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट करके है. ठीक बच्चे. शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट को किस नाम से बुलाया जाएगा, किस नाम से प्यार से पुकारा जाएगा. तो बच्चों, सेक्शन नंबर 1 ने कहा है द नेम ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961. शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल मतलब जैसे अपन प्यार से गुड्डू, सोनू, मोनू बुलाते हैं ना, तो वैसे ही इनकम टैक्स को अपन प्यार से क्या बुलाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो बच्चे आप बोलोगे सर ये क्या शॉर्ट, ये तो बहुत लॉन्ग है. बट आप इसका लॉन्ग नाम एक बार जीपीटी पर डालो कि इनकम टैक्स का लॉन्ग नाम क्या है ना, आपको पता चलेगा उसको पढ़ के. तो वो लॉन्ग से आप बोलोगे कि अच्छा है, वो 3-4 लाइन से अच्छा है कि इसको एक लाइन में अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट टाइटल में. लॉन्ग टाइटल भी होता है, जैसे शॉर्ट टाइटल है वैसे लॉन्ग टाइटल भी होता है. अब देखना लॉन्ग टाइटल क्या है उसका, जीपीटी पे डालो लॉन्ग टाइटल, यू विल गेट द एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स. तो उसको प्यार से कहेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961. देन बच्चों, ये ना एक्सटेंट, ये कहाँ तक एप्लीकेबल है. देखो, हर एक लॉ का एक दायरा होता है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया पे इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो कुछ ना कुछ एक्सटेंट होना बहुत ज़रूरी है. इंडियन लॉ है तो बेटा इंडियन बाउंड्रीज में ही एप्लीकेबल होगा. तो इसका एक्सटेंट रहेगा
टू दी होल ऑफ इंडिया। बच्चों आप लोगों को पता होगा कुछ समय पहले ये जम्मू कश्मीर के ऊपर लॉज एप्लीकेबल कुछ नहीं हुआ करते थे। अब तो जम्मू कश्मीर का वो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है वो हट चुका है, बट इनकम टैक्स एक्ट तो पहले आ चुका है। तो बच्चे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट शुरू से जम्मू कश्मीर पे, सिक्किम वगैरह पे एप्लीकेबल हो जाता है, उनकी स्टेट में एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। फ्रॉम दी स्टार्टिंग इटसेल्फ जम्मू कश्मीर के ऊपर हम इनकम टैक्स एप्लीकेबल करते थे, बिकॉज वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी जम्मू एंड कश्मीर, तो थोड़ा सा टैक्स लेना बनता है बच्चे। ठीक है। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब बच्चे ये एक्ट स्टार्ट कब से हुआ? जैसे ना नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, नाम है बेटा इनकम टैक्स एक्ट 2025, लेकिन बेटा वो एप्लीकेबल कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 26 से। तो वैसे ही नाम तो इसका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन ये लगना चालू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। तो एप्लीकेबल हुआ है बच्चे 1 अप्रैल 1962। ओके, दिस वाज द सेक्शन नंबर 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2। सी सेक्शन नंबर 2 जो होता है ना, आप देखो कोई भी लॉ उठा कर देख लो, कोई भी एक्ट उठा कर देख लो, बेसिकली आपको सेक्शन नंबर 2 किसका मिलता है? डेफिनेशन का। तो हम है ना सेक्शन नंबर 2 को एक साथ नहीं पढ़ सकते बच्चे, क्योंकि उसमें बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है। तो वो बहुत सारी डेफिनेशंस को हम स्लोली जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करते जाएंगे, समझते जाएंगे। सेक्शन नंबर 2 इज़ फॉर द डेफिनेशन, एंड इनफैक्ट बेटा जो सेक्शन नंबर 3 है ना, वो भी डेफिनेशन का सेक्शन है। इनकम टैक्स में 2 सेक्शन डेफिनेशन के, एक तो सेक्शन नंबर 2 और एक है सेक्शन नंबर 3, ये भी आपका डेफिनेशन का है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों आता है सेक्शन नंबर 4। ये एक बेस सेक्शन है, मतलब इसमें कुछ कंडीशन है बच्चे। सेक्शन नंबर 4 में कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो ही इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। समझो, यानी इनकम, आपको इनकम टैक्स देना है कि नहीं देना है बेटा? जैसे आप लोगों की इनकम नहीं है, आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी इनकम है, मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स कब एप्लीकेबल होता है, ये डिपेंड करता है सेक्शन नंबर 4 पे। अगर सेक्शन नंबर 4 में लिखी हुई सारी कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे सेक्शन नंबर 4 का जो नाम है ना, उसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। इसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्यों कहते हैं बेटा चार्जिंग सेक्शन? अगर इस सेक्शन की कंडीशन फुलफिल होती है तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। बच्चे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, कल आपको मैंने बताया कि हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम कैलकुलेट करने के लिए सारे हेड्स की इनकम को प्लस करते हैं, दूसरे की इनकम को भी जोड़ सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, लॉस है तो माइनस करते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर सेक्शन नंबर 4 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। बच्चे एक बात बताऊं, सरकार फ्लावर नहीं है, है ना, सरकार फ्लावर नहीं है, फायर है, एकदम फायर है। वो ऐसी कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं जो कि सेक्शन नंबर 4 में आए ना, जिनके ऊपर टैक्स लगे ही ना। दे विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल थिंग्स जिसके ऊपर वो टैक्स लगा पाए। तो बच्चे चार्जिंग सेक्शन की जो कंडीशन नंबर 1 है ना, तो इनकम टैक्स अप्लाई होता है बेटा पर्सन पे। किस पे अप्लाई होगा? पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। इनकम टैक्स अप्लाइज टू दी पर्सन। देन अभी वैसे शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन। बट इनकम टैक्स अप्लाइज टू दी पर्सन। आप एक पर्सन है, मैं एक पर्सन है, बट बेटा आप पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। तो बच्चे पर्सन होना चाहिए और पर्सन की इनकम होना चाहिए। ओके, what is income? We'll look into this when we understand the income. अच्छा बच्चे देख, अभी कौन सा साल चल रहा है बेटा? 25 26, ठीक है।
अच्छा 25 26 में टैक्स देना है, ध्यान से सुनना बेटा, 25 26 में टैक्स देना है, तो हम 25 26 की इनकम में टैक्स देंगे कि 24 25 की इनकम में टैक्स देंगे? सोचो, अभी आपने पढ़ा नहीं है एक्ट बच्चे, हमें 25 26 में टैक्स पे करना है, तो हम 25 26 की इनकम पे टैक्स देंगे बेटा कि 24 25 की इनकम पे टैक्स देंगे? रीजन बच्चे, रीजन, क्योंकि इस साल की इनकम तो अभी निकली है ही है, इनकम निकलने के बाद, इनकम तो ईयर एंड पे निकलेगी ना दोस्त, तो होगा ये कि हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, अभी हमारा साल कौन सा चल रहा है, 25 26, ये साल खत्म हो जाएगा कब, अभी 31 मार्च को, तो कौन सा साल चालू होगा बेटा, 26 27, 26 आपकी एग्जाम भी कब होने वाली बच्चे, 26 27 में होने वाली, तो 26 27 में कौन सी इनकम पे टैक्स दोगे, 25 26 की इनकम पे टैक्स दोगे। तो बेटा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, हमेशा अपन कौन सी इनकम पे टैक्स देते हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देते हैं। एक्चुअली जो अपना करंट ईयर है ना, करंट ईयर देखो ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन बच्चों वाली ये इंपॉर्टेंट बात है, जो अपना करंट ईयर होता है ना, करंट ईयर 25 26 इज अ प्रीवियस ईयर। आप बोलोगे सर करंट ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते, क्या बात कर रहे हैं आप, करंट ईयर इज शुड बी दी करंट ईयर, नहीं बच्चे, करंट ईयर 25 26 है, लेकिन आने वाले साल के रेस्पेक्ट में तो ये कौन सा साल है, प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनना बच्चे, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स में कभी भी जब मैं आपको वर्ड यूज करूं तो प्लीज ध्यान से समझना, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर समझना। क्यों, क्योंकि हम करंट ईयर 25 26 की इनकम निकालेंगे, आपका अटेम्प्ट आ रहा है जैन 27 में, आपको बोलेंगे 25 26 की इनकम कैलकुलेट करो, अगले साल के रिस्पेक्ट में ये क्या बनने वाला है आपका, प्रीवियस ईयर। जब इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेंगे 25 26 की इनकम पे टैक्स दो, ये कब बोलेंगे, 26 27 में बोलेंगे कि लाओ टैक्स दो, तो 26 27 में आप जो टैक्स पे करोगे वो 26 27 की तो इनकम निकल ही रही होगी उस टाइम पे, आप टैक्स किस पे करने वाले हो, आपकी चेकिंग किसकी होगी, 25 26 की, प्रीवियस ईयर। इनकम कब होना चाहिए बच्चे, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। नाइस, ओके। नाउ फिर बच्चे बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जिस पे टैक्स नहीं लगता, नहीं आइडिया बच्चों, कोई एक ऐसी इनकम जानते हैं हम जिस पे टैक्स नहीं लगता है, एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। तो आप, अच्छा बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपने कभी सुना है कि किसी को स्कॉलरशिप मिली और उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप की इनकम भी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। बेटा पापा मम्मी हमको गिफ्ट देते ही रहते हैं, हमें रिलेटिव्स गिफ्ट देते रहते हैं, तो आपने कभी सुना है कि हमें हमको पापा ने कैश दे दिया, 25 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, बेटे के नाम पे इतना प्रॉपर्टी कर दी, पापा से इनकम हो गई हमारी, तो क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। गिफ्ट पे, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है बच्चे, जो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे खड़े होते हैं बच्चे शादी के समय, उनको गिफ्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते लोगों से, जिसको अपन व्यवहार कहते हैं, तो उस टाइम पे आपने कभी सुना है कि दूल्हा दुल्हन की इनकम हो गई, सब दूल्हा दुल्हन को क्या देना पड़ेगा, टैक्स, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि शादी के टाइम पे गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव के टाइम पे, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है, एग्जम्प्ट है। तो बेटा इनकम तो होना चाहिए, बट टैक्स तभी लगेगा जब आपकी ऐसी इनकम आपने जनरेट करी है जो एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है, जो एग्जम्प्ट इनकम नहीं है, ऐसी इनकम नहीं होना चाहिए जिसपे सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती, ऐसी इनकम नहीं होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग बच्चे, ऐसी इनकम नहीं होना चाहिए जिसपे सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती। सरकार डिसाइड करेगी कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होना चाहिए, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। ओके, आपने बच्चों सुना होगा ट्रस्ट, ट्रस्ट की इनकम सरकार क्या कर देती है, एग्जम्प्ट। एनजीओ है तो उसकी कुछ इनकम क्या हो सकती है, एग्जम्प्ट हो सकती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, आरबीआई की कुछ इनकम, आईसीएआई की कुछ इनकम क्या कर दी, एग्जम्प्ट कर दी। तो बच्चे आईसीएआई कोई घर थोड़ी लेके जा रहा है पैसा, आईसीआई तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करने जाने वाला है इस पैसे का। तो बेटा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो इनकम अर्न हुई है वो एग्जम्प्टेड है तो नहीं है। एग्जम्प्टेड इनकम के आगे मैं ऐसा क्रॉस लगा रहा हूँ बच्चे, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ओके ना बच्चों, पहले क्या था, मॉड्यूल जो पुराना मॉड्यूल्स था आपके नए सिलेबस में, या एमसीक्यू आने से पहले वाला मॉड्यूल, तब है ना बच्चे मॉड्यूल में एक एक्स्ट्रा चैप्टर हुआ करता था, एग्जम्प्ट इनकम। बेटा कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती, उसकी लिस्ट दे रखी थी, कहाँ पे, उस चैप्टर में। लेकिन अभी नए मॉड्यूल में क्या कर दिया है, वो एग्जम्प्ट इनकम का चैप्टर हटा दिया है। लेकिन क्या होता है यार, ये जाने बिना इनकम टैक्स पढ़ना कि कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, एकदम ही गलत हो जाएगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे और मैं आपको बोलूंगा उस व्यक्ति की इनकम निकालो, उसके भाई बिजनेस से भी इनकम हो रही है, उसकी खेती से भी इनकम हो रही है, बार बार यूज हो ही जाता है बेटा। तो कुछ एग्जाम्प्ट इनकम मैं आपको पढ़ाऊंगा, भला ही वो मॉड्यूल में नहीं है, बट हमारे लिए जानना जरूरी होता है। अगर हम उसकी लिस्ट बना के रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। फिर है ना बच्चे, पर्सन है, अच्छा पर्सन है, जस्टिन बीबर इज अ पर्सन, शकीरा इज अ पर्सन, उसकी इनकम भी है, प्रीवियस ईयर में भी है, और उनके परफॉर्मेंस से इनकम है, तो वह एग्जम्प्टेड नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में इनकम नहीं है उनकी, वो तो इंडिया के बाहर है। और वो कौन है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? तो बच्चे इनकम एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए, प्लस वो उस इनकम उस व्यक्ति के स्कोप में आनी चाहिए। आई बात समझ में बच्चे? मेरे लिए, मैं रेसिडेंट हूं, आप लोग कौन है बच्चे? इस देश के रेसिडेंट है। आप कहीं से भी इनकम, मैं रोज स्टॉक मार्केट का कोर्स चालू करता हूँ, मैं कोई भी बच्चा पढ़ने आए, मेरे से दुबई का बच्चा पढ़ने आए, इंडिया का बच्चा पढ़ने आए, सिंगापुर का बच्चा पढ़ रहा है मुझसे, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पे मैं कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ तो भाई मेरे को सारी इनकम पर टैक्स देना है, क्योंकि मैं इंडिया का क्या हूँ? रेसिडेंट हूँ। तो बच्चे नॉन रेसिडेंट का, अब मेरे को मालूम है बेटा, मेरे को अपना स्कोप कम करना है, मेरे को अपना स्कोप कम करना है। यस भाई, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लोग अभी अपना अटेम्प्ट क्लियर करे हैं। अरे नहीं, पैर मत पड़ भाई, सरप्राइज यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई वंश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बच्चे पर्सन की इनकम उसके स्कोप में भी आनी चाहिए। स्कोप, 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 ठीक बच्चे? अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी ना, ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। चलो बोलो भाई, सारी कंडीशंस बोलो। सेक्शन 4 क्या कहता है, किसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है? सबसे पहले पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। वो इनकम कब होना चाहिए? जो प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर समझूं कि करंट ईयर ही समझूं? क्यों बच्चे करंट ईयर? क्यों? क्योंकि अगले साल के रेस्पेक्ट में ये साल कौन सा है? प्रीवियस ईयर। फिर वो इनकम कैसी नहीं होनी चाहिए बटे? एग्जाम्प्टेड इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर वो स्कोप में आनी चाहिए, तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है बच्चे, पर्सन किसे कहते हैं? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन। तो यू आर द पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन। Why company is a person? Because company is a artificial person, and you are also the person because you are a natural person. Partnership is a person. Partnership is a person. क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो मतलब पार्टनरशिप फर्म को टैक्स नहीं देना है, तो क्यों देना पड़ेगा यार? क्यों देना पड़ेगा? जब पर्सन ही नहीं है तो क्यों देना पड़ेगा? नहीं यार, नेचुरल पर्सन इज अ नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, अलग अलग है। तो मतलब पार्टनरशिप फर्म को इंडिविजुअल मान लूं, ऐसा कि इंडिविजुअल को, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअल ही तो है, तो उन्हें इंडिविजुअल मान लो? ऐसा नहीं यार, देखो समझो क्या होता है, हम लोग बहुत बार नहीं सोच पाते
कि यार कोई चीज़ पर्सन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है नेचुरल पर्सन पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन है, और मैंने कहा इनकम टैक्स फ्लावर नहीं है, वो एक को भी नहीं छोड़ेगा जो एक भी ऐसी चीज़ नहीं बच जाए जिससे कि उसको जिस फॉर्म में उसको टैक्स ना देना पड़े, हर किसी को इंक्लूड किया है। बेटा पर्सन क्या होता है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। कौन से सेक्शन में बच्चे? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन को डिफाइन किया। मैंने कहा ना सेक्शन 2 कौन सा सेक्शन है? डेफिनेशन का। बच्चे देख, इसको मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 नहीं बोला, क्या कहा? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सी सबसेक्शन कब कहते हैं बच्चों? जब कभी किसी सबसेक्शन का रिलेशन मेन सेक्शन से हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसेक्शन। लेकिन यहाँ पर हर डेफिनेशन अपने आप में अलग अलग है, तो हम उसको सबसेक्शन ना बोलते हुए कैसे बोलते हैं बच्चे? क्लॉजेस। तो सेक्शन 2 में मैं क्लॉज यूज करूंगा। इनकम किसे कहते हैं? तो ये आपको दे रखा है बच्चे सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर? करंट ईयर। यस, इन सिंपल लैंग्वेज हमसे, लेकिन हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? सेक्शन नंबर 3 के अंदर। आपको याद है मैंने कहा था 2 सेक्शन डेफिनेशन के हैं, एक तो है कौन सा? सेक्शन 2 और एक है सेक्शन 3। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 करके आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको एग्जैक्ट मतलब पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर का होता क्या है। सिंपल भाषा में तो मैंने बता दिया करंट ईयर इज दी प्रीवियस ईयर, बट और कुछ बातें मुझे बतानी रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर, आई विल टेल यू देयर। बच्चे एग्जम्प्टेड इनकम, बहुत सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है एंड इट इज नॉट गिवन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अलग अलग जगह बिखरी हुई है। इनकम्स कौन कौन सी एग्जम्प्ट होती है? पूरे इनकम टैक्स एक्ट है बेटा, कितने सेक्शन से? 298। बताया था ना आपको कितने सेक्शन से? 298। तो ये अलग अलग जगह बिखरी हुई है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ कम्युनिटी एक जगह ज़्यादा मिलती है। एक प्लेस पर जैसे मान लोगे कि यार महाराष्ट्रियन है तो मैक्सिमम महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे, दुनिया भर में फैले हुए होंगे लेकिन मिलेंगे कहाँ पे? महाराष्ट्र में ज़्यादा। गुजराती थे तो गुजरात में ज़्यादा मिलेंगे, बाकी कहीं कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेटा वैसे ही ना एग्जम्प्टेड इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है, जो आपको एक जगह बहुत सारी एग्जम्प्टेड इनकम मिल जाएगी। सेक्शन 10, 11, 12 है ये 10, 11, 12 ये मेजर सेक्शंस है। इवन इन 13 भी आपको बोल सकता हूँ मैं। 10, 11, 12, 13 करके जो सेक्शंस है आपके एग्जम्प्टेड इनकम के सेक्शंस है। बच्चे देख अब क्या है, ये ना इसमें बहुत सारी एग्जाम्पशंस दे रखी है और अच्छा है अपने सिलेबस में वो उतना नहीं है। सी फाइनल में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा 10, 11, 12 को, अभी इतना ज़्यादा नहीं। तो फिर अभी तो सर हटा ही दिया मॉड्यूल से, तो आप क्या पढ़ाओगे? अच्छा, मुझे जो एग्जम्प्टेड इनकम इंपॉर्टेंटली बतानी है, इन्हें एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने क्या किया पता है? कुछ इनकम सैलरी से रिलेटेड एग्जाम्प्ट होती है, वो कहाँ डाल दी? सैलरी में। कुछ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम्प्ट है तो कहाँ डाल दी? हाउस प्रॉपर्टी में। कुछ पीजीबीपी से रिलेटेड एग्जाम्प्ट होगी तो कहाँ डाल दी? पीजीबीपी में। ऐसा करके उनने बना दिया। अदर सोर्सेज में कुछ एग्जाम्पशन डाल दी, ऐसा उनने कर रखा है। तो जो जो जहाँ पे एग्जाम्पशन दे रखी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम सेपरेटली इन सेक्शंस को नहीं देखने वाले हैं। एंड बच्चे स्कोप में होनी चाहिए इनकम, स्कोप में आनी चाहिए। स्कोप मतलब यार हमें इंडियन इनकम पे टैक्स देना है बच्चे, कि हमें सारे इनकम पे टैक्स देना है? और वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे? किस पे डिपेंड करता है? हु आर यू? आर यू अ रेसिडेंट? Are you a non-resident? Virat Kohli is a resident. For example, Virat Kohli is a resident. Whether he earns in India, whether he earns from outside India, he has to pay tax in India. Chris Gayle is not a resident of India. He has to pay tax only on those income which is earning from the India. Either from playing cricket, either from coaching, staffing, television show. जो भी तरीके से वो इनकम अर्न कर रहा है उसको इंडियन अगर उसका सोर्स है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो स्कोप कैसे पता चलता है बेटा? ये आपको सेक्शन 5 बताएगा। ये कौन बताएगा आपको? सेक्शन नंबर 5। इधर देखिएगा, हमने किसको ओपन किया बेटा? सेक्शन नंबर 4 को। सेक्शन नंबर 4 में क्या क्या निकला? पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए। वो इनकम कहाँ होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में। वो इनकम एग्जम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, वो इनकम उस व्यक्ति के स्कोप में आनी चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या देना पड़ेगा? टैक्स। इनकम पर्सन किसे कहते हैं? ये कहाँ गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। इनकम किसे कहते हैं? 2 क्लॉज 24। प्रीवियस ईयर सेक्शन नंबर 3। एग्जम्प्टेड इनकम आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगी बच्चे? ज़्यादातर है ना, और भी सेक्शन होते थे, आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 गिफ्ट वगैरह मिलता है रिलेटिव से, तो कुछ केसेस में वो एग्जम्प्ट होता है, तो वो आपको वहाँ पर जाकर पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेजरली यही मिलती है। फिर आप बात करते हैं स्कोप में आने चाहिए, तो स्कोप का सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 5। प्रिस्क्राइब रेट से आपको क्या देना पड़ेगा बच्चे? टैक्स। तो रेट्स है ना,
दो टाइप के होते हैं बच्चों। पता है, ये जो मैंने आपको ये सब ये ओपन करके बताया ना, ये सारी चीज़ें, ये ये आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है। आपको सेक्शन 2 क्लॉज 31 मिलेगा, वहाँ पे 224 मिले, सेक्शन 3 मिलेगा। कुछ एग्जम्प्टेड इनकम तो उनने हटा दी तो नहीं है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 5 आपको मिलेगा। टैक्स रेट्स आपको, मैंने आपको बोला ना टैक्स रेट्स कहाँ गिवन है, हाँ मतलब ऐसे तो आपको इनकम बजट में गिवन है, लेकिन इनकम टैक्स के अभी हमको पढ़ना है सिलेबस में, तो कहाँ गिवन है अपने, वो चैप्टर नंबर 1 में गिवन है। विराट कोहली बाहर रह रहा है तो भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। यार विराट कोहली बाहर रह रहा है, इसका विराट कोहली आई थिंक, देखो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो रेसिडेंट होने की कंडीशन है। अगर आप 180 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रुक जाते हैं तो आप इंडिया के क्या बन जाते हैं, रेसिडेंट। तो वी हैव टू थिंक लाइक कि विराट कोहली कितने दिन इंडिया में रह रहा है, वाई ही शिफ्टेड टू यूके। देखो अगर वो दुबई शिफ्ट होता तो मेरे को समझ में आता है कि उसको टैक्स बचाना होगा, लेकिन वो शिफ्ट कहाँ हुआ है, यूके। सर यूके क्यों हुआ है, यूके क्यों हो गया वो शिफ्ट, यूके में तो टैक्सेशन है। हाँ, बेटर लाइफ के लिए। देखो उसका भी रीज़न यही है कि यूएसए वो क्यों शिफ्ट, यूके वो क्यों शिफ्ट हुआ है, बेटर लाइफ के लिए शिफ्ट हुआ है। उसका ये कहना है कि बच्चे की स्कूलिंग अच्छी हो जाएगी, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा, पॉल्यूशन वगैरह वहाँ पर नहीं है, दैट्स व्हाई ये शिफ्ट। लेकिन है ना वहाँ पे एक और एक है, मैं एग्जैक्ट टर्म बोल रहा हूँ, मैंने उस पर एक रील भी बनाई थी। यूके में क्या है दोस्तों, जो है ना यूके से बाहर बाहर से आके यूके में रहता है ना, उनके लिए एक स्पेशल, हाँ याद आ गया मुझे उस नाम, नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम है ना। क्या है उसका, नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम है ना। इस पर मैंने एक रील भी बनाई थी तो मुझे याद है। तो इसमें क्या है बच्चे, नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम में जो भी यूके से बाहर से आके यूके में रहते हैं, जैसे लक्ष्मी मित्तल, वो अपने कहाँ के थे बेटा, इंडिया के, और कहाँ रह रहे हैं, स्टील किंग बोलते हैं उनको, तो वो कहाँ रह रहे थे, यूके में। तो विराट कोहली भी, और वो वहाँ जाके रह रहा है। नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम में ये होता है बेटा कि अब भले ही वो यूके में रह रहे हैं, यूके से जो इनकम अर्न करेंगे उस पर टैक्स दे देंगे, बट यूके की बाहर की इनकम पर टैक्स नहीं देंगे। समझो, आप समझो मुझे कोई बोल दे कि तू इंडिया में रह रहा है, सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स दे और इंडिया की बाहर की इनकम पे टैक्स मत दे। लक्ष्मी मित्तल की जितने स्टील प्लांट्स है वो भैया यूके के बाहर थे, तो अब वो कहां जाके रह रहे हैं, यूके में। भले ही वो रहे यूके में, रहेगी, उनको सिस्टम कैसा है, नॉन डोमिसाइल, जो यूके का डोमिसाइल नहीं है उसको है ना वहां उस बाहर की इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा है भाई। तो विराट कोहली का नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम की वजह से गए, तो क्या है उसकी मेजर इनकम कहां से हो रही है, इंडिया से। तो यूके में तो टैक्स नहीं देना है, हाँ इंडिया में टैक्स दे देंगे, भले ही टैक्स दे देंगे, लेकिन बेटर लाइफ मिल रही है, यूके के अंदर एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो वो चले भी गए। नहीं तो क्या होता है बेटा, अगर कोई व्यक्ति दो जगह रेसिडेंट रहे ना, कहाँ का, इंडिया का भी रेसिडेंट रहे और दूसरी कंट्री का भी रेसिडेंट रहे, तो हो सकता है बेटा 2 बार टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि हर कंट्री का टैक्स लॉ किस पर डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो आप यूके के भी रेसिडेंट हो और इंडिया के भी रेसिडेंट हो, तो हो सकता है कि आपको 2 जगह क्या देना पड़ जाए, टैक्स, क्वाइट पॉसिबल। हाँ, नहीं भाई, नहीं भाई, 2 जगह टैक्स पॉसिबल है। अगर आप 2 कंट्री के रेसिडेंट, आप एक जगह रहो ना, आप दोनों नाव पे क्यों सवार हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप दोनों नाव में क्यों सवार हो, आपको दोनों कंट्री में टैक्स देना पड़ सकता, लेकिन बेटा ये सही है कि गलत है, गलत है, ना इंसाफी है। गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे देगी आपको, कुछ रिलीफ मिल जाए, कोई डिस्काउंट दे देगी आपको, लेकिन अगर आप वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है तो भैया तुम गए, आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अभी यूके ने क्या अनाउंस किया है पता है, ये नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम खत्म कर रहे हैं यूके। लक्ष्मी मित्तल बोला टाटा बाय बाय यूके, यूके छोड़ के कहां चला गया मालूम है, स्विट्जरलैंड। क्या है, लक्ष्मी मित्तल को बोला कि अब नॉन डोमिसाइल टैक्स सिस्टम नहीं है, इसका मतलब whosoever is the domicile, मतलब लिविंग इन द यूके हैज टू गिव टैक्स ऑन ऑल हिज इनकम, ऑल हिज इनकम। तो ये यूके का बता रहा हूं थोड़ा, तो ऑल हिज इनकम देना है, तो भैया बोलता है टाटा बाय बाय यूके, मैं कहां जा रहा हूं, स्विट्जरलैंड। यूके की गवर्नमेंट निकली नालायक, यूके ने बोला अब हम एक नया टैक्स लेकर आने वाले, एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स मतलब क्या है, जो यूके छोड़ के जाएगा ना उसको टैक्स देना पड़ेगा, एग्जिट टैक्स।
दिस इज हाउ द गवर्नमेंट थिंक्स। और अपनी गवर्नमेंट भी ऐसी है भाई, अपनी गवर्नमेंट कम थोड़ी है। मैं ऐसा थोड़ी भी यूए की तारीफ है, तो सब एक ही लोग, एक पॉलिटिशियन सब एक जगह, हर जगह एक ही होते हैं। इंडिया के लॉ की बहुत बुराई भी होती है बेटा। जैसे मान लो एक एक फेमस केस लॉ था, जो वोडाफोन वगैरह, वोडाफोन केस लॉ बोलते हैं। वोडाफोन और हज की दुनिया आपको याद नहीं होगी, लेकिन उस टाइम का ये केस लॉ था। क्या होता, वोडाफोन केस जीत गई थी बेटा, किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो कुछ 14,000 16,000 करोड़ का कुछ मैटर था, याद नहीं एग्जैक्टली मुझको। जीत गई थी। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न अभी तो हमको पढ़ना नहीं होता है, वो सी फाइनल की बात है। तो 14,000 एक समथिंग का करोड़ का केस था, वो जीत गई। कौन? वोडाफोन। गवर्नमेंट को गुस्सा आया, गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पहले से। मतलब भाई, एक तो वो बोलते कि एक तो इधर तुम्हारे लॉ को हमने फॉलो किया और तुम हार गए, और तुम हार गए तो तुमने लॉ ही क्या कर दिया? चेंज। दिस इज द पावर दैट द गवर्नमेंट हैज बच्चे। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो अब वो चले गए कहां पे? स्विट्जरलैंड चले गए। तो सर स्विट्जरलैंड क्यों जाते बॉस? क्या स्विट्जरलैंड इज अ टैक्स फ्री कंट्री? क्या स्विट्जरलैंड इज अ टैक्स फ्री कंट्री? दुबई जाते तो समझ में आता है नहीं, और है ना, एक्चुअली दुबई, वो थोड़े दिन दुबई में भी रहेंगे, थोड़े दिन स्विट्जरलैंड रहेंगे। फिर मैंने रिसर्च किया भाई कि दुबई जाना चाहिए ना इसको, ये स्विट्जरलैंड क्यों आ रहे हैं? स्विट्जरलैंड का टैक्स सिस्टम एक अनोखा टैक्स सिस्टम है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक तो प्राइवेसी लॉ बहुत ज़बरदस्त है, तो स्विस बैंक वगैरह आपकी कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करेगी। और दूसरा, स्विट्जरलैंड में कैसा है पता है? तू कितना कमा रहे थे? 1,000 करोड़ कमाया, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से जाके बात कर ले, 10 करोड़ 12 करोड़ टैक्स देना है, बस खत्म। नेगोशिएट कर लो, हाँ 1 साल का नेगोशिएट कर लो उनसे कि कितना भाई, कितना बोल रहे हो? 20 करोड़ 25 करोड़, ला 20 करोड़ 25 करोड़ दे, आ जाओ हमारे देश में रहो। अपने इंडिया में 1,000 करोड़ पे टैक्स कितना लगता है? 400 करोड़। और वही चीज़ स्विट्जरलैंड कितने में कर देगा आपका काम? 20, चलो 40 करोड़ 50 करोड़ में कर दे जा। नेगोशिएट कर लो वहां पे जाके, हो गया काम। इसलिए जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं, दे प्रिफर सच काइंड ऑफ कंट्रीज। भाई फायदा है ना, कितना फायदा है। स्विट्जरलैंड बोलता है हमको क्या जरूरत है पैसों की, टूरिस्ट से बहुत कमा रहे, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा है ही सही। और वो भी ऐसे नहीं कि इंडिया के किसी भी कोई व्यक्ति को जाके वहाँ पे उनको रहने की परमिशन दे रहे, वो भी ऐसे लोगों को परमिशन दे रहे जो एलीट क्लास के हैं, है ना। उनके आने से फ़ायदा ही होना है उनका, ठीक है। तो बच्चे, स्कोप से हम थोड़ा सा इधर उधर कहीं चले गए थे, अब वापस आते हैं प्रिस्क्राइब रेट से। प्रिस्क्राइब रेट दो टाइप के होते हैं बच्चे। प्रिस्क्राइब रेट एक होता है नॉर्मल रेट, और एक होता है बच्चे स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट। अच्छा, नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट, यस। और स्पेशल रेट मतलब जो, हाँ मतलब जो स्पेशल है। मतलब क्या है यार, कुछ नॉर्मल मतलब नॉर्मल, और स्पेशल मतलब नॉट नॉर्मल। तो होता ये है कि जनरली एक रेट से टैक्स लगता होगा, जनरली एक रेट से टैक्स लगता होगा, लेकिन स्पेशल में वो रेट कम भी हो सकता है। FIIs हमारे देश में आके पैसा लगाओ, धन लाओ, धन, टैक्स रेट कम कर देंगे, आ जाओ। तो कौन सा रेट हो गया? वो स्पेशल रेट। कसीनो जाता है तू, गैम्बलिंग करते है, 30% से टैक्स देना, कौन सा रेट हो गया? स्पेशल। नॉर्मल से ज़्यादा। तो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास टैक्स में दो रेट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट। बच्चों कल मैंने आपको क्या कहा था, टैक्स रेट्स कहाँ गिवन होती है? नहीं नहीं बच्चे, ऐसा थोड़ी होता है, कौन ने बोला आपको ऐसा? स्पेशल रेट जो है वो इनकम टैक्स में गिवन होती है। किस में गिवन होती है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्पेशल रेट्स तो कहाँ गिवन है? इनकम टैक्स में ही गिवन है। जो नॉर्मल रेट है ना, नॉर्मल रेट, वो आपकी, नहीं 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 बच्चे, किसने बोला आपको? नॉर्मल रेट के भी दो बच्चे होते हैं, एक होता है ओल्ड बच्चा यानी ओल्ड स्कीम, और एक न्यू स्कीम। तो एक ओल्ड मॉन्क और एक न्यू मॉन्क। तो बच्चे जो ओल्ड मॉन्क है ना, ओल्ड मॉन्क, वो कहाँ गिवन है? बजट में, वो बजट में गिवन है। तो ये जो ओल्ड मॉन्क है, यू विल गेट इट इन बजट, एंड द न्यू स्कीम यू विल गेट इट इनटू द
इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक बच्चे, इधर देखो। नॉर्म आपके कितने रेट्स हो गए? दो टाइप के। एक तो कौन से रेट? नॉर्मल रेट। और एक होता है बेटा स्पेशल रेट। स्पेशल रेट इनकम जो होती है उन पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, उस पर स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में ही गिवन है बच्चों, है ना। ये बार बार स्पेशल इनकम थोड़ा याद रखना पड़ेगी, क्योंकि स्पेशल इनकम के ऊपर ट्रीटमेंट भी क्या होगा। कुछ लोग स्पेशल होते तो उनका ट्रीटमेंट अपन क्या करते, स्पेशल तरीके से करते। जब भी आते तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो जब भी स्पेशल इनकम्स क्वेश्चन में आएगी तो आपको उनको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, उस पर स्पेशल प्रोविजंस लगाने होंगे। इसलिए आपको स्पेशल इनकम थोड़ी पता होनी चाहिए बच्चे। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी इनकम स्पेशल इनकम है, लेकिन इंटर में क्या क्या ज़्यादा एप्लीकेबल है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहला बच्चे, लॉन्ग टर्म, ये आप बड़ा अर्ली बर्ड वालों को भी बताया ना, मैं अर्ली बर्ड बताया ना। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मतलब बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जैसे बिल्डिंग बेची और लंबे समय से आपके पास थी, तो उससे जो कैपिटल गेन हुआ बच्चे, वो कौन सा गेन हुआ? लॉन्ग टर्म। तो ये स्पेशल है बच्चे। इसका सेक्शन अगर आप याद रख पाओ तो सेक्शन 112 है। सेक्शन 112 है, पढ़ेंगे हम सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा क्या, जब भी दिखे तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है बच्चे ना। अब कितना भी समझा दूं, बाद में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन में नॉर्मल 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 इनकम में एक पॉइंट स्पेशल का है बच्चे। तू वो स्पेशल इनकम को याद नहीं करेगा ना, और उसको ये नहीं सोचेगा कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ स्पेशल ट्रीट करना ही पड़ेगा, गलती करके आ जाएगा। इनकम गलत तो टैक्स गलत, टैक्स गलत तो फिर मार्क्स। मेरे को क्या मालूम क्या मिलेंगे। इंस्टीट्यूट तो बोलती है क्या करती है, स्टेप मार्किंग देती है, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि लोगों को क्या भरोसा, स्टेप मार्किंग मिलती होगी भाई, मानता हूं मिलती है, मानता हूं मिलती है, इंस्टीट्यूट कभी गलत नहीं करती। लेकिन मैंने ऐसी कॉपी भी देखी बेटा जिसके ऊपर पूरे आखिरी तक पूरा टिक है, ऐसा 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 टिक है, उसको 0 दिए। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 0 दिए। वो भाई ने बोला चेंज कर दो प्लीज प्लीज, आपसे गलती हो गई ना, आप तो सही बोल रहे हो, मेरा आंसर भी सही है, बैलेंस शीट भी टैली हो गई है, फिर भी कितने बच्चे, किसी किसी के साथ होता है बेटा। तो अपने कर्म अच्छा रखना है ना, किसी किसी के साथ होता है। और दूसरी चीज क्या है, देखो जिसके साथ अच्छा होता है वो कोई नहीं बोलेगा मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले, कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे को है ना, मेरा एक अटेम्प्ट था फाइनल का, इंटर मेरा एक बार में हुआ, फाइनल का अपने को लगे 2-4। तो मैंने रिजल्ट देखा भाई, और रिजल्ट देखा भाई 9 नंबर एक सब्जेक्ट में, वो थोड़े दिन बाद मैंने पढ़ाया वो सब्जेक्ट, उसमें आए कितने नंबर? 9 नंबर। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, 9 नंबर कैसे आ सकते हैं? कॉपी मंगाई बेटा, 2 नंबर थे उसके अंदर, सोच 2 नंबर। और उसके पहले जब मैंने अटेम्प्ट दिया था ना, उसके पहले जब अटेम्प्ट दिया उसमें 46 नंबर थे। अब बताओ, मैंने वो बिना पढ़े दिया था, उसमें कितने नंबर लाया था उस सब्जेक्ट में? 46। और जब पढ़ के दिया ना दोस्त, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने बोला 9 नंबर ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ के देने के बाद किसको 9 नंबर आते भाई? मैंने बोला बिना पढ़े दो साला अच्छा है। मैंने बोला इंस्टीट्यूट क्या है ये? अब उस टाइम क्या हुआ समझ में बाद में चला कि ना, इंस्टीट्यूट ने कुछ रिक्वायरमेंट क्या कर दी, चेंज कर दी, थोड़ा मॉड्यूल से रट के मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखने की बात आ गई। पहले तो ये था कि जनरल लैंग्वेज लिखो तो भी मार्क्स देते थे, बाद में उन्होंने क्या करा, उस अटेम्प्ट से मॉड्यूल के वो एग्जैक्ट वर्ड लिखोगे तो क्या देंगे, मार्क्स देंगे। अब एकदम से किसको पता चल रहा है, कोई इंस्टीट्यूट डायरेक्टली थोड़ी बोलेगी, ठीक है, होता है। तो इंस्टीट्यूट के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट अपन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा किस्मत का भी ध्यान रखें अपनी, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जिनके साथ अच्छा होगा वो कभी कुछ नहीं बोलेगा, जिसके साथ गलत होगा वो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बोलेगा। तो हमेशा गलत चीज़ ज़्यादा बढ़कर दिखती है और सही चीज़ दब जाती है बच्चे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एसटीटी पेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एसटीटी पेड। बेटा देखो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और ये कौन सा गेन है बच्चे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स।
क्या होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब बेटा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बेचने से हुआ है, शेयर्स को बेचने से हुआ है। किसको, शेयर्स को। तो ये कौन सी इनकम मानी गई है बेटा, स्पेशल। आप शेयर्स बेचेंगे उससे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा ना, आपको उसको स्पेशल रेट से क्या देना पड़ेगा बच्चे, टैक्स देना पड़ेगा। और ये आपको मिलेगा बच्चे कहाँ पे, सेक्शन 112A के अंदर। फिर बच्चे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और बच्चे एसटीटी पेड, ये भी कौन सी इनकम है, स्पेशल इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड इज अ स्पेशल इनकम। सुन बच्चे, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज नॉट अ स्पेशल इनकम, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन इज नॉट अ स्पेशल इनकम। विच इज अ स्पेशल इनकम बच्चे, मतलब किसको बेचने से, सिक्योरिटीज को बेचने से, यानी शेयर्स को बेचने से। बच्चे मैंने रिलायंस के शेयर 3 महीने में बेच दिए, तो ये कौन सा गेन हुआ, शॉर्ट टर्म। मैंने रिलायंस के शेयर 3 साल बाद बेचे, तो ये कौन सा गेन हुआ, लॉन्ग टर्म। सर कितने साल में शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, चिंता क्यों करते हो, चैप्टर आएगा कैपिटल गेन्स, वहाँ पर हम देखेंगे। ज़्यादा समय के लिए अभी याद रख लो लॉन्ग टर्म है, और उससे कम कम समय में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है। वो असेट टू असेट वेरी भी करता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है 111A। फिर बच्चे एक और एक स्पेशल इनकम है, दैट इज कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम बच्चे, हाँ कैजुअल। तो क्या कैजुअल इनकम बोलता हूँ मैं, लेकिन आप लोग बेटा क्या बोलिएगा उसको, कैजुअल इनकम, है ना। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मतलब बच्चे, कैजुअल इनकम मतलब कैजुअल इनकम लाइक, है ना। इनकम टैक्स में डिफाइंड इज अ, कैजुअल इनकम डिफाइंड है। मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा अदर सोर्सेस में, है ना, के सेक्शन 56, तब बताऊंगा कैजुअल इनकम का मतलब। फिर भी अभी के लिए बेटा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। कौन सी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो, ऑनलाइन गेम्स। लिख देता हूँ कौन कौन सी इनकम। बेटा आपको लॉटरी टिकट खरीदने का शौक है, आपको बच्चे इसका शौक है क्या, गैम्बलिंग का शौक है क्या, गैम्बलिंग करते क्या बच्चे, 3 पत्ती नहीं खेली कभी, नहीं, क्या बात कर रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी में कभी एंजॉय नहीं किया। लॉटरी, बेटिंग, बेटिंग कभी शर्त वत लगाई क्या बच्चे, लगाई होगी दोस्तों से यार, आज उसका नंबर ले लिया तो देख पार्टी देना। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, बचपन से आप बैटिंग करते आए बेटा, लेकिन जीतने में कुछ मिला तो होगा ही नहीं आपको, आपके दोस्त से ही तो शर्त लगाई आपने। क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो। और ना आधे लोग क्या रहते हैं, ये सोचते हैं कि चल रहे थे को क्या बोलूँ मैं, पता चल भी गया, पेमेंट मिल भी गया, मैं जीत भी गया, तो इनकम टैक्स को क्या पता चल रहा है कि हमारे बीच में ये कुछ हुआ। आई टोटली एक्सेप्ट बेटा, इनकम होना भी चाहिए, फिर इनकम का पता भी चलना चाहिए। अब तुम यार वो कैसे पता चलेगा, वो तो अब इतनी तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं इनकम टैक्स के पास। कल से ये हो कि साहब, कल से ये हो कि इनकम टैक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करे कि जो तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारे बात कर रहे होंगे शर्त लगाते टाइम, तो तुम्हारा फ़ोन सुन रहा होगा, जैसे तुम्हारे फ़ोन ने सुना तो गूगल ने उसको कैच किया, और गूगल ने वो डेटा किसको दे दिया, इनकम टैक्स को। अब इनकम टैक्स को पता चल जाएगा कि साहब तुम लोगों ने क्या लगाई आपस में शर्त, 1-1 लाख की शर्त लगाई साहब। जैसे ही कोई शर्त जीता और इसने इधर से पेटीएम मारा, उसको लाख रुपए, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि साहब इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे, कब होगा, फ्यूचर में होगा, अभी तो क्या भरोसा ही नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन अभी भी वो थोड़ा गूगल तो होशियार हो गया भाई। आप कुछ भी बात करो उससे, आप उससे अपने दोस्तों से बात करो, आप देखना कुछ भी स्पेशल बात करो, आपको है ना ऐड ऐसे आने लग जाएंगे। हमने यार लैपटॉप खरीदना है यार भाई, यार यूट्यूब खोलोगे लैपटॉप का ऐड दिखने लग जाएगा। ये हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स को करना चाहिए बच्चे, ये मज़ा आ जाए। इनकम टैक्स को बोलना चाहिए गूगल को कि तू है ना लोगों का डेटा सुन के हमको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर कि भाई अब तो टैक्स कलेक्शन करना क्या हो जाए। अरे कितना भाई, अब मैं बोल रहा हूँ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ भाई, कैश में ट्रांजेक्शन करना है साहब, 25 लाख कैश में करेंगे, दिखाएंगे नहीं, कच्चे में काम करना है ना, तो सुन ले। और ये बात किसको पहुँच जाए, इनकम टैक्स को, खत्म। फिर कोई इंसान बात ही कैसे करेगा। फिर तो ये है कि पुराने ज़माने, आदि मानव जैसे ज़माने में जाओ, घड़ी वड़ी उतार दो ना, आपके स्मार्ट वॉच हो ना कुछ हो ना कोई डिवाइस हो, और फिर आपस में क्या करो, ट्रांजेक्शन करो।
लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो, बच्चे ऑनलाइन गेम्स। और ऑनलाइन गेम्स का कोई एग्जांपल दोस्त? आज आपका फर्स्ट डे बच्चे, आज आपका फर्स्ट टाइम। यस, आप लोगों का तो नहीं, आप लोग तो बेटा देखा आप मिड टर्म वाले हो ना, क्योंकि आप ना अर्ली थे ना लेट हो, आप तो बीच में कभी आए थे, है ना बच्चे? तो ऑनलाइन, ऑनलाइन गेम्स, एनी एग्जांपल बच्चे ऑनलाइन गेम्स का यार? अरे नालायक हो यार, हैं? एविएटर प्लेन उड़ाए क्या कभी? अरे वो नहीं, ड्रीम 11 नहीं बोलता कोई, है ना? बैन हो क्या? ड्रीम 11 नहीं चलता आजकल? क्या बात कर रहे हैं, आईपीएल आने वाला है यार अभी तो। कोई ए इमरान हाशमी वाली पावर रखता है क्या आईपीएल से पहले? वो अपने मूवी देखी क्या वाली, क्या नाम थी, जन्नत, फिक्सिंग विक्सिंग कर रहा कोई। तो बच्चे ये ऑनलाइन गेम्स वाली इनकम सब यहाँ आती, कैजुअल इनकम इसको कहते हैं। ये आती बच्चे 115 बीबी। अब है ना, आप लोगों ने बोला हम तो खूब है ना काम करेंगे, कच्चे में काम करेंगे। कच्चा मतलब समझते हैं बच्चे? हाँ मतलब हाँ, यस, कैश में, है ना, मतलब कैश में रोकड़ में काम करेंगे, दिखाएंगे नहीं, इनकम टैक्स से छुपा के काम करेंगे। खूब काम काम करके पैसा घर तो लेके जाओगे ना, कि जेब में ही रख के कहीं ना कहीं गाड़ के ही घूमोगे? घर पे रख के गए। एक दिन बारात आ गई इनकम टैक्स की घर पे, और उनने ना दीवारें विवारें फोड़ी, तुम्हारे फर्नीचर तोड़े, और उसमें से बहुत सारा कैश निकल गया। उसको कौन सी इनकम कहते पता है? वो जो इनकम कमाई लेकिन बताई नहीं, जो कमाई लेकिन बताई नहीं बेटा, उसको बोलते अनडिस्क्लोज इनकम। क्या कहते? इनकम टैक्स बोलता अभी बताते इनको, अब बताते इनको, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। पता चल गई ना? क्या करोगे? घर में कैश रखोगे, ज्वेलरी खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, घर खरीदोगे, सब पकड़ लेंगे भैया। पकड़ लिया ना? अनडिस्क्लोज इनकम है ना? पता है अनडिस्क्लोज इनकम, आपके घर में अनडिस्क्लोज इनकम है तो कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स को? क्या लगता है आपको? हाँ, क्या बोला बच्चे? मैं भी बोल सकता हूँ। पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात हो गई बेटा, ड्राइवर, है ना, मेड। भाई 10% पैसा मिलता है इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करने से। हाँ, नहीं नहीं यार भाई, तो इतना कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है, इतना कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है ना? तो अनडिस्क्लोज इनकम है बच्चे। अनडिस्क्लोज इनकम अगर इनकम टैक्स को पता चलती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं बेटा। 78% से क्या देना है टैक्स, और 200% की क्या देनी होती है बच्चे, पेनल्टी होती है। बहुत ही स्पेशल है ये तो अनडिस्क्लोज इनकम। तो अनडिस्क्लोज इनकम का जो सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है बच्चे? 115 बीबी ई। क्या बच्चे? 10%। शिवाजी की बॉस, अच्छा वो हिलर डाला ना, लक 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 लक, वही वाला है ना? हाँ हाँ, शेर का बच्चा शिवाजी रज्जा। तो यस, तो वो इसलिए बोला था कि आके डील कर ले, ये तो बता देता हूँ अनडिस्क्लोज्ड है ना। तो ये चीज है। तो बच्चों देखो इधर आओ, न्यू स्कीम कहाँ दे रखी, और न्यू स्कीम कहाँ दे रखी होती है आपको पता है? न्यू स्कीम इनकम टैक्स में ही ना बच्चे, ये इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 115 BAC, कहाँ गिवन है? 115 BAC। क्या खतरनाक सेक्शन थे ना बच्चों। देखो ये तो 112, 112A, 111। इसलिए ना अभी क्या है, मैंने कहा ये सब चीजें एकदम से बिखरी बिखरी है, क्योंकि 1961 का एक्ट है यार। कितनी सरकारें चेंज हुई, कितनी जनरेशन चेंज हो गई, कितनी सोच चेंज हो गई। अरे उस टाइम पे 1961 में कहां ऑनलाइन गेम्स थे यार? आप समझो 1961 के अंदर कहां सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, एसटीटी करके कुछ था ही नहीं वहां पे। अब कोई, अब क्या है सुनो, प्रॉब्लम क्या होती बेटा, जैसे घर बनने से पहले अपन पूरा सोच लो कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हमारा घर उस तरीके से बन जाता है।
लेकिन तुमको बीच में याद आ रहा है, घर पूरा बन गया, अब याद आ रहा है कि साहब यार मेरे बेडरूम में इसकी कमी है, तो भाई अब कैसे होगा यार, पास में वो भाई का बेडरूम तोड़ना पड़ेगा, इधर से पापा डिस्टर्ब होंगे, उधर से ये होगा, पैसा अलग लगेगा, नुकसान अलग होगा, और हो सकता है ऐसा हो जाए कि चेंज ही ना हो। वही तो हुआ इनकम टैक्स में। पहले से थोड़ी पता था, सब चीजें होती 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 गई। अब जो नया बना ना, वो क्यों नया बना, अभी तक की सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक नया टैक्स बना दिया। तो बेटा उससे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कम हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रोविजन चेंज कर दिया उन्होंने, बहुत ही कुछ चेंज कर दिया। सर क्या ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम हटा दी क्या, अभी भी ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम सब है, बट उनका सेक्शंस वगैरह थोड़े से क्या हो गए, प्रॉपर एक सीक्वेंस में चीजें मिलेगी। और बच्चे ये ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम कहाँ गिवन होती है, बजट में। और बेटा बजट में कहाँ गिवन होती है आपको पता है, मैं बताता हूँ बच्चे। अरे यार स्केड्यूल ना, तो बच्चे स्केड्यूल है बजट में ना, बजट में एक आता है स्केड्यूल, स्केड्यूल 1 बोलते हैं उसको बच्चे, क्या बोलते हैं, स्केड्यूल 1, उसमें गिवन होती है। बजट में हमें क्या देखना पड़ता है, स्केड्यूल 1 देखना पड़ता है। मैंने आपको बोला बच्चे जहाँ मेरी राइटिंग ज़्यादा कर्सिव लगे, समझना कि मेरे को स्पेलिंग याद नहीं आ रही है। और सीरियसली मेरे साथ इशू है बच्चे, स्पेलिंग का भयंकर इशू है ना। जो एक स्पेलिंग आती है मैं एकदम सही लिखता हूँ, उसको दूर दूर लिखता हूँ बच्चे। देखो आप देखो ना, टैक्स को बिल्कुल सही लिखा मैंने, एकदम अलग अलग, लेकिन जहाँ स्केड्यूल की बात आ गई साला मैंने उसको वो कर दिया। लेकिन ठीक है, मेरे को ना जब ये प्रॉब्लम थी, हमेशा मेरे को स्पेलिंग याद रखने में बहुत बड़ा इशू था। मैं पेपर में ढूंढता था, जो वर्ड लिखना है ना उसको पेपर में ढूंढता था, यार ये दिख रहा है क्या, ये कहीं है, और नहीं दिखता तो उसका कुछ मिलता जुलता वर्ड था ना, वही लिखता था मैं। तो स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 1 आ गया बच्चे, क्या बोल रहा है बच्चे, हाँ नहीं 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 यार, वो 9 नंबर भाई, 9 नंबर इतनी मेहनत के नंबर थे वो, मैंने बोला इसके पहले, हाँ दो नंबर हाँ यार वो नंबर मैंने उस अटेम्प्ट में, मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, मैं तो पास में मिठाई लाने की तैयारी कर रहा था, मैं पास हो गया। क्योंकि मेरे को मालूम है जब 46 उसी पेपर में फेल हुआ था मैं 46 मार्क्स से, बाकी सब में मेरे पास था। उसकी वजह से मेरा कुछ एक मार्क्स से मेरा वो ग्रुप रुका था। मेरा इंटर एक बार में क्लियर था, सेकंड फर्स्ट सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट बार में क्लियर था, सेकंड ग्रुप के अंदर पहली बार में एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन, और एक में ये 46 नंबर, और बाकी में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई, ऐसे नंबर थे कि वो एग्रीगेट नहीं निकला, तो 3 पेपर देने थे। अब मैंने 3 ही पेपर देने हैं यार, क्या ही होगा, पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लिया वो सब्जेक्ट, वो बहुत पढ़ा यार, बहुत पढ़ा। मतलब मैं ईमान ही, मैं सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को 9 नंबर आएंगे, और जब रिजल्ट हाथ में वो देखा ना, कॉपी हाथ में 2 नंबर वाली, मैंने ये हुआ क्या, 2 नंबर तो ऐसे कि क्वेश्चन ही लिख दूं ना मैं, तो 2 नंबर मिल जाए। लेकिन ठीक है, किस्मत रहती है यार बच्चे ना। स्केड्यूल 1 हमेशा किस्मत ने साथ तो दिया है, उस पेपर में, उस अटेम्प्ट में साथ में नहीं दिया था, लेकिन बेटा कभी दिल पे नहीं लिया। फिर मैंने हुआ होगा, इस बार हुआ होगा, अगली बार देखेंगे, फिर फोड़ के आएंगे। फिर है ना एनालिसिस किया कि व्हाट आई मेड द मिस्टेक। मैंने वो पढ़ा, वो इंस्टीट्यूट क्या करती थी पहले, अभी करती कि नहीं करती ध्यान ही नहीं दिया। वो लिख के दिया कि बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स, हाँ वो देखते हैं कि बच्चों को ऑन एन एवरेज उन ऑल ओवर इंडिया में बच्चों ने क्या क्या इश्यूज प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट में। तो नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड लिखा हुआ था, आंसर्स वॉज नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड, वॉज नॉट एज पर, तो स्टैंडर्ड मतलब क्या, फिर समझ में आया, ICI का मटेरियल। नेक्स्ट अड्डा में बोला अभी बताते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट अड्डा में ऐसा गोट लिया, आपको मैंने बोला रटने में तो अपन एक्सपर्ट है ही सही, गोट लिया पूरा की पूरा। फिर एग्जाम्शन के साथ ही पास हुआ बच्चे, क्योंकि 3 पेपर देने थे, बचा गया था वो एक ही पेपर पास होने का था, बाकी सब तो अपन निकाल सकते ही थे। तो ये बजट के अंदर एक शेड्यूल 1 है बच्चे, वहाँ के 1 है। देखो बच्चों आपके सामने मैंने पूरा चैप्टर नंबर 1 का बेसिक रख दिया, इधर देखिएगा फटाफट से। एवरीवन सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा है आपको, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 की कितनी कंडीशन है, बहुत सारी है। पहली कंडीशन है पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स। पर्सन किसे कहते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। इनकम किसे कहते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। इसके बाद पर्सन प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, सेक्शन 3 के अंदर। एग्जम्प्टेड इनकम कहाँ गिवन होगी, 10, 11, 12, 13 के अंदर। इसके बाद स्कोप आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 5 में। प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लगेगा, तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट। स्पेशल रेट में स्पेशल रेट ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल से कम भी हो सकता है। हम बात करते हैं कुछ एक स्पेशल इनकम की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड, कैजुअल इनकम एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर हम बात करते हैं
नॉर्मल रेट्स की, तो नॉर्मल रेट में आपके पास दो स्कीम है, ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम यान। और ओल्ड स्कीम कहाँ गिवन है आपके बजट में, न्यू स्कीम गिवन है 115 BAC में। कल पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 31। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 31 से। आज तो टाइम पे हूँ बच्चों। यस पते रहे तो भी फिर दिक्कत नहीं है ना उस इनकम से। नहीं तो ब्लैक इनकम, इनकम टैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इलीगल इनकम अर्न करो, इनकम टैक्स को टैक्स दे दो, दे डज नॉट केयर अबाउट योर इलीगल इनकम। बट वाई यू विल से कि आपने इलीगल इनकम अर्न करी है, आप बोलोगे क्या मैं ड्रग्स बेच के बिजनेस अर्न कर रही, इनकम अर्न कर रही। एंड every other online person, I hope everything is clear. Bye bye, take care, have a good day.